नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं। हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं, अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुने, इसीलिए हम अपनी कवर स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे, फिर एक फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे। दर्शक इस नंबर पर निःशुल्क मिस्ड कॉल दें। मिस्ड कॉल के बाद आपके उसी फोन पर एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक को खोलेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना नाम, पता, शहर का नाम लिखिए और कोई संदेश देना है तो बताई गई जगह पर वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दीजिए और उसे हमें भेज दीजिए। हम आज के संदेश कल के शो में दिखाएंगे, आपकी आवाज से सोती व्यवस्था को जगाएंगे। तो निकाल लीजिए अपना फोन, करने के लिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि आज बात करेंगे सियासत के ऐसे करंट की। जी हां, सियासत के ऐसे करंट की जो झटका देकर वोट खींच लेता है और फिर 5 साल आपको तड़पने के लिए छोड़ देता है। जिंदा वोटों के लिए शमशान और कब्रिस्तान तक उतर आई यूपी की सियासत की। वैसे तो मुर्दे बस्ती से दूर ही रखे जाते हैं, लेकिन सियासत चाहती है उन्हें बस्ती में घसीट करके लाके जिंदा किया जाए। चुनाव में कब्र से निकली ऐसी शमशानवादी सियासत की घंटी बजा दीजिए आज, क्योंकि बात आपकी अपनी दिक्कतों की है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने इसी मंत्र को फतेहपुर की रैली में कब्रिस्तान और शमशान की जमीन पर खड़ा किया तो वोट के लिए हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगने लगा। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर देते है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री की जबान से इस किस्म के अल्फाज निकलना, क्या वो अपने उन 12-13 लोगों के सफ में खड़ी हो गए जो रोजाना पोलराइजेशन की बातें करते हैं? क्या उन्होंने क्या गलत कह दिया? क्या वो ये कहते कि नहीं खाली शमशान का विकास होना चाहिए? क्या वो ये कहते कि खाली कब्रिस्तान का विकास होना चाहिए? जब आप चले थे तो आप बात करने चले थे विकास की, अखिलेश जी भी विकास की बात करने चले थे, मोदी जी भी विकास की बात करने चले थे, और धीरे धीरे अब राजनीतिक ध्रुवीकरण की हो रही है। ये तो कब्रिस्तान और शमशान की सियासत आपने देखी, लेकिन आज हमारा मकसद वो बात सामने लाना है जो नेता आपको नहीं बताते हैं। इसके लिए हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई सरकार कब्रिस्तान के लिए हाथ खोलकर और शमशान के लिए हाथ बंद कर खर्च करती है। क्या 2 गज जमीन भी सरकार हिंदू मुस्लिम देख कर देती है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान के लिए अखिलेश के खजाने से क्या निकला, हमने ये खंगाला। पता चला 2015-16 में कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार बनाने का बजट अखिलेश सरकार ने 200 करोड़ का रखा था। 2016-17 में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने के लिए बजट 2 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ हो गया। 87,694 कब्रिस्तान इसके लिए अखिलेश सरकार ने चुने, लेकिन 5,314 कब्रिस्तानों की ही बाउंड्री वॉल बनवाई जा सकी। यानी कब्रिस्तान बनाने के लिए बजट 2 गुना कर दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साल 2015 में दंगे की जो 65,255 घटनाएं हुई, उनमें से 15% तो वारदात ऐसे हुए जिसमें दंगे के पीछे की वजह कब्रिस्तान की दीवार रही, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार तय नहीं होने की वजह से धार्मिक जुलूस निकालने के वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद हमने ये जानना चाहा कि कब्रिस्तान के मुकाबले शमशान बनाने में सरकार ने कितना खर्च किया।
अब एबीपी न्यूज ने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि 2014-15 में शमशान के लिए उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ का बजट था, 755 शमशान बनाए गए। 2015-16 में भी 100 करोड़ के ही बजट से 755 शमशान बनाए जाने थे, सभी बन गए। 2016-17 में 127 करोड़ के बजट से 521 शमशान बनाए जाने थे, अभी 138 बन गए हैं। बाकी बचे 383 शमशान मार्च तक बन जाने का सरकार का दावा है। इन आंकड़ों से देखकर ये बात साफ हुई कि शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान के लिए सरकार ने बजट रखा, लेकिन इसके पीछे हो सकता है वजह लॉ एंड ऑर्डर की रही हो। पर असली मुद्दा क्या है, शमशान, कब्रिस्तान या फिर इंसान? अब इस बात को समझने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आम लोगों से बातचीत की और पूछा, मुद्दा क्या है, शमशान, कब्रिस्तान या इंसान? सारी बातें जो है तो एक तरफा कर देते हैं। जिससे पेट भरता है वो काम नहीं है। महिलाओं के लिए यहाँ कारखाना डलवाएं, ऐसा कुछ कार्य करवा दे जिसमें खुद स्वयं अपना परिवार चला सके हम लोग। ये तो नेता है, कुछ न कुछ उनको कहना है, तो इससे कोई लाभ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लाभ वो होना चाहिए जो कि हिंदू परिषद हो चाहे मुसलमान हो। यानी जनता को नेताओं की शमशानवादी विकास की राजनीति नहीं चाहिए, और जो उसे चाहिए वो ना तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते दे रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव की सरकार मिलकर भी उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च करती है वो देश के औसत से कहीं नीचे है। गोवा जैसे छोटे राज्य में भी यूपी से 5 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति सेहत पर खर्च होता है। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 84% स्पेशलिस्ट की कमी है। देश में बच्चे को जन्म देने के दौरान मां की मौत के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है। 31,200 सरकारी डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 20,400 डॉक्टर उत्तर प्रदेश में हैं। 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। 70% लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। 18 से 29 साल के बीच प्रति 1000 लोगों पर 237 लोग ग्रेजुएट डिग्री के साथ बेरोजगार हैं। यानी जिन मुद्दों को उठाकर जनता को स्वस्थ जिंदगी राजनीति दे सकती है, उन्हें पीछे कर नेता शमशानवादी सियासत में व्यस्त हैं। इससे भले ही राजनीतिक दलों को कुछ वोटों का विकास हो जाए, लेकिन जनता का विकास होना तो मुश्किल है। तो गलत जानकारी से गुमराह करने वाली राजनीति पर पाबंदी लगे। एबीपी न्यूज की इस राय से अगर आप सहमत हैं तो अपनी आवाज उठाइए 8080740000 पर अभी इसी वक्त मिस्ड कॉल दीजिए। वैसे अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान को लेकर हिंदू मुस्लिम विभेद न करने की बात ही नहीं कही, बल्कि बिजली को धर्म के खंभे से उतारकर वोट का करंट दौड़ाना चाहा। जो बात 24 घंटे बिजली देने का वादा करके कही जा सकती थी, उसके लिए रमजान की बिजली अलग, दिवाली की बिजली अलग करने की नौबत आखिर क्यों आई? और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बिजली भी धर्म के आधार पर सप्लाई की जाती है? देखिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेव के मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी काशी से आते हैं और कम से कम उन्हें गंगा मैया की कसम हो, ये बताएं कि 24 घंटे बिजली बनारस में, काशी में कौन दे रहा है? अगर हमने दिवाली पे दी है, रमज़ान पे दी है, क्रिसमस पे दी है, कई त्योहारों पे दी है। उत्तर प्रदेश में बिजली एक बड़ा मुद्दा है। बिजली के मुद्दे पर कभी सरकारें गिरी तो नहीं, लेकिन अब बनाने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी और अब उनके फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जानबूझकर बिजली के मुद्दे को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बिजली की सप्लाई पर बीजेपी सच बता रही है? मुख्यमंत्री जी को ही शायद आंकड़ों का पता नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी जनता के बीच में नहीं जाते। इसीलिए ये जरूरी हुआ कि पहले ये तो पता करें कि क्या उत्तर प्रदेश में ईद और दिवाली पर
बिजली सप्लाई करने में यूपी सरकार भेदभाव करती है, तो पता चला 6 जुलाई 2016 को जब ईद थी, उस दिन यूपी में 13,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई हुई, जबकि 28 अक्टूबर धनतेरस से 1 नवंबर भैया दूज के बीच दिवाली के मौके पर 15,400 मेगावाट बिजली की सप्लाई 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में हुई। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये लगता है कि बिजली सप्लाई में भेदभाव नहीं किया गया, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री मुस्लिमों को ज्यादा बिजली, हिंदुओं को कम बिजली की बात कर रहे हैं? इसके लिए अब आपको मुरादाबाद ले चलते हैं। ये है कुंवर सर्वेश सिंह, मुरादाबाद से बीजेपी सांसद हैं। मोदी के बिजली वाले बयान के पीछे इनका बड़ा रोल है, क्योंकि 2015 में बीजेपी सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि मुरादाबाद में मुस्लिमों के घर बिजली कनेक्शन आसानी से दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब हिंदुओं के घर बिजली कनेक्शन देने में देरी की जाती है। हिंदू संप्रदाय था, उसमें एक भी पोल नहीं दिया गया। तब हमने माननीय पीयूष गोयल जी से मिले, कई बार हमने उसमें आपत्ति की, कार्रवाई चलती रही ढीली। मैंने तब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। कुंवर सर्वेश सिंह की इसी शिकायत के बाद जांच बैठाई गई थी, और ये उस रिपोर्ट के पन्ने हैं जिसमें सामने लिखा हुआ है कि इन इलाकों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नियमों के विपरीत धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हुए बिजली कनेक्शन दिए गए थे। इसीलिए बीजेपी अब यूपी के चुनाव में धर्म के आधार पर बिजली आपूर्ति को मुद्दा बना रही है। सबका साथ सबका विकास, किसी से भेदभाव नहीं, समाज में सबके लिए विकास का बल्ब सबके लिए जगना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार भेदभाव करती रही है। बिजली मुद्दा है तो क्या उसे बिना हिंदू मुस्लिम किए वोट नहीं मांगा जा सकता? जबकि 2016 के अंत तक उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले 1,77,000 परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कुल 1,60,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन होना बाकी है। हालांकि 2012 से 2015 के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति 26% बढ़ी है, जिनमें मुस्लिम बाहुल्य इलाके भी हैं तो हिंदू बाहुल्य जिले भी। प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेता चाहते तो सिर्फ इतना कहकर भी अपनी बात रख सकते थे कि हम उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन बिजली के खंभों को भी धर्म के आधार पर बांटकर शायद वोटरों का ज्यादा करंट दौड़ाना चाहते हैं। अब तक हमारी इस कवर स्टोरी पर, इस मुद्दे पर आपकी हजारों मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं। 15,485 मिस्ड कॉल अब तक हमें मिल चुकी हैं। हमारा आज का सवाल बहुत अहम है कि क्या गलत जानकारी से गुमराह करने वाली राजनीति पर पाबंदी लगे? अगर आप एबीपी न्यूज की इस राय से सहमत हैं तो अभी इसी वक्त 8080740000 पर हमें मिस्ड कॉल दीजिए। और घंटी बजाओ के सेगमेंट में आज हम घंटी बजाएंगे उस सरकारी झूठ की जो दावा करता है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन रुक गया है। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के उन दावों की पोल एक आरटीआई ने खोल दी है। देखिए रिपोर्ट। यह शादीलाल पंडित है, उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों में से एक जिनका परिवार आतंकवाद के कारण 1990 में अपने पुरखों की जमीन जायदाद छोड़ कश्मीर घाटी से भागने को मजबूर हो गया था। शादीलाल पंडिता की ताजा आरटीआई से घंटी बजाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि कश्मीर घाटी से अब भी कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है। 2008 में इन्होंने माइग्रेंटों की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। कहा कि अब हालात ठीक हो रहे हैं, अब कोई माइग्रेंट नहीं हो जाएगा, बल्कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लाया जाएगा। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है। ये क्या मसला है? आरटीआई के जवाब से मिले सरकारी कागज बताते हैं अप्रैल 2015 से नवंबर 2016 तक 17 कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इनसे पहले कश्मीर छोड़कर जाने वाले 2282 कश्मीरी पंडितों का सरकारी रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम इसमें मजम्मत करते हैं, वो कहाँ सोई है? पिछले 2-4 साल से किस फैमिली पर अटैक किया गया और वहां से भगा दिया गया? इसमें सीआईडी वालों को और बाकी एजेंसियों को भी जांच करनी चाहिए कि ये कैसी माइग्रेशन।
तो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी से पलायन हो रहा है, वहीं पड़ोसी देश के म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में बसाने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी हैं। 3 फरवरी से हम इस गंभीर मुद्दे पर लगातार घंटी बजा भी रहे हैं। हमारी खबर का तगड़ा असर भी हो रहा है। देखिए हमारी फॉलोअप रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। रोहिंग्या मुद्दे पर हमारी रिपोर्टिंग के बाद जम्मू में राजनीतिक पार्टियां और लोग हरकत में आ गए हैं। जम्मू से आई ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की है, जहां जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ लोग सड़कों पर नजर आए। दूसरी तस्वीर इसी मुद्दे पर जम्मू बीजेपी के सेमिनार की है। इसमें रोहिंग्या मुद्दे पर जनता को जागरूक करने के लिए हमारी रिपोर्ट को खासतौर से दिखाया गया। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि सबसे बड़ा खतरा इन लोगों का जो बांग्लादेश और बर्मा से आए हैं। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग इस विषय में मिलेंगे। रोहिंग्या को पकड़ा गया जिसके पास इंडियन पासपोर्ट था, जिसने इलीगल तरीके से मैनेज टू गेट इंडियन पासपोर्ट। सो द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। हम आपको बता दें कि जम्मू में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हम 3 फरवरी से घंटी बजा रहे हैं। अब वक्त है आपकी आवाज सुनाने का। हमने देश में भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं की घंटी बजाई थी। आप लोगों के कई वीडियो संदेश हमें मिले। चुने हुए कुछ लोगों की बात सुनिए। भड़काऊ बयान हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। ऐसी बयान देने वाले नेताओं को चुनावी प्रक्रिया से पूरा दूर रखना चाहिए और आजीवन जैसे कोई भी इलेक्शन और लड़ ना पाए ऐसी दंड की विधान होना चाहिए। ऐसे भाषणों पे बैन लगना चाहिए और सरकार इसके बारे में कुछ सोचे ताकि आने वाली पीढ़ी को सही मायने में एक अच्छा सा मैसेज जाए। इलेक्शन कमीशन को अपने नियमों में ये जोड़ना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी भड़काऊ भाषण दे या जिस भी पार्टी का नेता भड़काऊ भाषण दे उसको तत्काल प्रभाव से उस चुनाव आचार संहिता उल्लंघन नियमों में जोड़कर उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाए। तो अब तक हमारी कवर स्टोरी पर, हमारे आज के मुद्दों पर 20,857 लोगों ने घंटी बजाई है। इसी तरह से घंटी बजाते रहिए।